बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कौमी सलामती कमेटी जो पार्लियामेंट की उसका कल इजलास था, उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं सियासतदानों से छुपाई गई। क्या छुपाया गया और क्या सियासतदानों ने या पार्लियामेंटेरियन ने या सियासी जमातों ने हुकूमत को खुली छुट्टी दे दिया तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन की, इस पर बात करेंगे। या कुछ शराइत रखी हैं, किस शर्त के तहत ये मुज़ाकरात होंगे, ये पाया तकमील को पहुँचेंगे। और फिर जो नून लीग वालों का क्या GHQ से वाक़ईतन रब्ता है, और फिर एजाज सादिक और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की कोई मुलाकात, बड़ा वो हादसात पकड़ के जो चेयरमैन साहब हैं जनरल नदीम रज़ा साहब, उन्हें ले गए। और फिर 20 नवंबर का इंतज़ार, गर्मा गर्मी सियासी इस्लामाबाद में, और जो बनी गाला में एक अफरा तफरी की कैफियत। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी जो बात है अल्लामा इकबाल का, आज जो हमें वलादत है, इकबाल साहब के जो शेर हैं, जो अफकार हैं, उनको अमल के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हम। उनकी खुदी का जो फ़लसफ़ा है, पैन इस्लामिज़म है, मिल्लत इस्लामिया का दर्द है, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ शेर इस्तेमाल करते हैं अपना ज़ोर ख़िताबत बढ़ाने के लिए या दलील के तौर पर। जब कहीं से कोई हमें सिरा हाथ ना आए तो इकबाल का शेर कहीं ना कहीं से आ जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि उनके अफकार को अपनाया जाए। उसमें भी अब एक नया तबका पैदा हो गया, लिबरल्स जो हैं वो उनकी जो इस्लाम पसंदी है या मिलत इस्लामिया की जो बात करते हैं, उससे जनाब वो एक नए उससे वो जहान जो तलाश कर रहे हैं। जनाब ये तनकीद 2 टके के कई सहाफ़ी भी हैं ऐसे जो इकबाल पे तनकीद करते हैं। आप समझ ही गए होंगे, वो जियो पे बैठ के तनकीद करने वाले, यार वो बंदे टुन हो के जो मर्ज़ी करते रहे बंदे। इकबाल को बहरहाल उनको उनकी शायरी को समझने की ज़रूरत है, उनके अफकार को समझने की ज़रूरत है। और फिर दूसरा, आज मैंने देखा ट्रेंड चला हुआ है, जूनागढ़ को नहीं भूले। बड़ी यार खुशी की बात है कि नौजवान नस्ल जो है उनको तो जूनागढ़ के बारे में इतना पता ही नहीं, मामला क्या होगा। जूनागढ़ का इशू जो है वो कश्मीर वाला ही इशू है एक तरह से। वो जूनागढ़ में हिंदू अक्सरियत थी अवाम की, और वहाँ महाबत खान साहब, मोहम्मद महाबत खान जी जो हैं वो राजा थे या नवाब थे, नवाब ऑफ जूनागढ़। तो जैसे मुख्तलिफ रियासतों को लहाक का हक दिया गया था, तो अगरचे पाकिस्तान से दूर थी, ये कराची से समुद्र के रास्ते में जाएँ कुछ 400-500 किलोमीटर दूर ये बनती है, लेकिन जो एक इख्तियार दिया था उनको अंग्रेज़ ने, तो उसके तहत उन्होंने 15 अगस्त को ये ऐलान किया पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का, और सितंबर के करीब वहाँ की जो हुकूमत है उनकी महाबत उसको मंजूरी दे दी पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की। और वहाँ को 2 झैली रियासतें थी उनकी छोटी छोटी, उन्होंने जनाब इनको इसको मानने से इनकार कर दिया और इंडिया से मदद मांग ली। वो एक सारी प्लानिंग उसी तरह की। और आज के दिन यानी 9 नवंबर 1947 को इन्होंने कब्ज़ा कर लिया भारत ने जूनागढ़ पे, ये कह के कि वहाँ जो अवाम है वो अक्सरियत हिंदुओं की है और उन्होंने हमें बुलाया है, और वो पसंद नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ को। वो तो ये भी कह रहे हैं इल्हाक़ हुआ ही नहीं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन वो महाबत खान की फैमिली अब भी, जो उनके नवाब हैं जहांगीर खान जी, वो अभी पाकिस्तान में हैं, रह रहे हैं वो। तो फिर मामला कश्मीर वाला आ गया बीच में। 1948 में भी ये चल ही रहा था। कश्मीर पे जब कब्ज़ा हो गया, फिर मामला चला गया अक़वाम मुत्तहिदा में। पाकिस्तान ने लियाकत अली खां वज़ीर आज़म भी थे, वज़ीर दिफ़ा भी थे। उनकी एक मीटिंग का हवाल एक मैं अपने पुराने व्लॉग में कर चुका हूँ, जिसमें ये कुछ दिल्ली पर हमला और जूनागढ़ की फ़ौजी इमदाद के हवाले से ये एक प्लान था, एक मीटिंग थी, जिसमें सर ज़फ़रुल्लाह खान ने जो फ़ौजी कह लें आप मुहिम जोई, उसकी मुखालफत की थी। और बल्कि उस वक्त के जो अखबारात थे, ख़ास तौर पर डान, उसके अदारिये जो थे वो कई अखबारात इसको जूनागढ़ को ट्रोजन हार्स
का नाम दे रहे थे। वो आपको याद होगा, वो कदीम यूनान की तारीख में देखें, वो किला फतह करने जाते हैं एक शहर पे, तो वो नहीं हो रहा, अंदर नहीं जा पा रहे, तो उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया, फौजी उसके अंदर छिपाए, फिर वो घोड़े वो खुद गायब हो गए और सुबह उन्होंने देखा कि सारे चले गए, घोड़ा उनका रह गया। वो घोड़े को किले के अंदर ले गए, तो फिर वो घोड़े में से निकले हैं फौजी सारे और उन्होंने किला फतह कर लिया। उसको ये मुख्तलिफ अखबारात जो हैं ये ट्रोजन हार्स का नाम दे रहे थे कि यानी वो उसके अंदर एक घोड़ा वही किरदार है जूनागढ़ का, होगा वही किरदार होगा भारत के अंदर जो वहाँ था। लेकिन फिर मामला उधर चले गए। वो सर जफरुल्लाह खां उस मीटिंग में थे, उन्होंने कहा जनाब मैं बड़ा अच्छा केस लड़ रहा हूँ कश्मीर का, अगर आपने कुछ ऐसी बात की तो फिर मेरे लिए वो मुश्किल हो जाएगा, आप मेरे पाँव के नीचे से कलीन खींच रहे हैं। तो बहरहाल केस तो उन्होंने ठीक लड़ा था, कश्मीर वाला मामला ठीक हो गया था, जो भी वहाँ UN में उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो वो मामला ठीक क्या होना, मामला तो इमरान ने अब ठीक किया उसको, ठीक आप समझ लें उसका क्या मतलब किया है। बहरहाल ये जूनागढ़ को भी याद रखा है लोगों ने और एक तरह से ट्रेंड बना हुआ है, हम नहीं भूले ये। और हुकूमत के मुँह से तो कभी मैंने सुना नहीं जूनागढ़ का जिक्र, और बल्कि जो जहांगीर खान जी हैं नवाब ऑफ जूनागढ़ जो अब पाकिस्तान में है, उनका मैंने एक बयान मेरे जहन में थोड़ा सा है। इमरान खान से कहा था कि आप कश्मीर के सफ़ीर बने तो जूनागढ़ के भी बने ना सफ़ीर। इस तरह मामला बहरहाल कई हमारे इलाके जो ऐसे हैं, हैदराबाद वाला मामला, उन्होंने जो पैसे भेजे थे वो अभी तक केस चल रहा है बरतानिया में कि जनाब वो कहते हैं कि ये पैसे इलीगली गैर कानूनी तौर पर वो दावा करते हैं हिंदुस्तानी के हमारे हैं। पाकिस्तान के हक में फैसला हो गया था लेकिन अपीलें चल रही हैं अभी तक, 70-72 साल हो गए यार केस चली जा रहा है। तो उसे कहने पाकिस्तान इंसाफ तखीर ना मिलता, बरतानिया वर्गे मुल्क के तखीर ना मिलता। अच्छा, अब कल जो इजलास होगा उसकी तरफ आते हैं। कल एक बात छुपाई गई, वो बाद में पता चला, ये कहते उसमें इजाज़त मांग रहे थे उस इजलास में अस्करी क़यादत और सरकार के तहरीके तालिबान पाकिस्तान से TTP से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं हम, अगर वो आइन के दायरे में रह जाते हैं। आखिरकार ये अस्करी क़यादत ने कहा कि टेबल पे ही आना पड़ता है, आखिरी हाल यही है, को टेबल पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज़ छुपाई कि 2 हफ्ते से इनके होस्ट में, कल अपने व्लॉग में जिक्र किया था कि होस्ट में इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, तालिबान सालिस बने हुए हैं, एक माहदा हो गया है आरज़ी जंगबंदी का 1 माह का, वो भी कल के व्लॉग में मैंने जिक्र किया। तो कल फिर जो TTP है उन्होंने उसका कोई उनके जो भी उनके तर्जमान होते हैं उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा वो अपना उसमें कि जनाब 1 माह का माहदा हो। ये जंगबंदी वाली चीज़ें वहाँ छुपाई गई और ये चीज़ें छुपाई गई कि हमारा उनके साथ मामला चल रहे हैं, ये बताया ही नहीं गया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तो ये वहाँ गड़बड़ की गई या किया गया, और दूसरा जो तासर ये मिल रहा है कि इनको खुली छुट्टी मिल गई है कि TTP से मुज़ाकरात करें। वहाँ तो बड़ा रोला शोला रहा है, वहाँ 60,000 जो पाकिस्तानी इस अफ़गान जंग में शहीद हो चुके हैं। और फिर जो आर्मी पब्लिक स्कूल ख़ास तौर पर 2014 वाला जो वाक़या है, 147 बच्चे शहीद हो गए थे, बच्चे, असातिज़ा और दीगर। तो जिसके बाद मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी दी गई थी, उसका बड़ा चर्चा रहा कि जनाब ये जो जानें हैं इतनी, ये आप चंद लोगों के सामने आप एक तरह से, ये तो उन्हीं की जीत है। अगर आप तो वहाँ ये तय हुआ है, बड़े गाने शाने भी बनाए इसने यार, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, बच्चों से लड़ता है, और फिर हम पता नहीं दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे, वो पढ़ा लिया होगा शायद। तो वो कहते हैं कि जनाब अब मसला इसके पीछे ये है कि जो अफ़गान तालिबान हैं, जो पाकिस्तानी तालिबान है TTP, ये उनकी मदद करती रही है। अब अफ़गान तालिबान जो है उन्हें तनहा नहीं छोड़ना चाह रहे, ये अंदर की खबर है। या जो तासर मिल रहा है कि पाकिस्तानी TTP वालों से इतने क्यों उनकी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं कि 10-12 बंदे उनके पकड़े हुए हैं उन्होंने बस जेलों में, जिनको आप कह सकते हैं कि काबिल ज़िक्र लोग उनके। बाकी वो छोटा सा ग्रोह है
और लेकिन मसला सिर्फ अफ़गानिस्तान का है कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो सालसी का किरदार अदा करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि इनको माफ़ कर दें, ये आपके आइन और कौमी धारे में आ जाएंगे तो फिर ओके। वहाँ ये इजाज़त दी गई है इनको कि रियासत जो है वो शराइत रखेगी, रियासती शराइत पर अगर तहरीक तालिबान पंजाब वाले जो हैं, पाकिस्तान वाले टीटीपी, वो आते हैं फिर मामलात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। वरना वहाँ ये कहा गया है कि जनाब फ़ौज किस लिए है, ये मैं बात बता रहा हूँ। फ़ौज अगर वो रियासती शराइत पर टीटीपी वाले नहीं आते फिर उस वक्त तक फ़ौज, उनके खात्मे तक फ़ौज उनके साथ लड़े। ये बात अंदर हुई है। ये लड़ाई वाली बात शायद बाहर नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही बाहर। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा जनाब फिर लड़ो, तुसी करो। अफगान तालिबान को भी समझाओ कि साढ़े वास्ते मसला 60,000 बंदे ने शहीद करते, इतने बंदे तो आपके शहीद नहीं होंगे जितने पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं जंग में। हर रोज़ वाक़या, हर दूसरे दिन दहशतगर्दी, यहीं जहाँ भी कोई वाक़या होता था दहशतगर्दी का, धमाका होता था, खुदकुश बमबार कोई आ जाता था या फायरिंग हो जाती थी या आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा कोई मामला हो जाता था, सबकी ज़िम्मेदारी जो है ये टीटीपी ने कबूल की हुई है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये बातें अंदर भी हुई हैं। और फिर वहाँ जो एक बात मैं कह रहा था, जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद सहारा दोनों थे, तो वहाँ जो सियासतदानों का रवैया था वो जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ थोड़ा सा खुश्क सा था, ये पता चला। या मे भी जनरल फैज़ हमीद साहब जनरल कमर जवेद बाजवा सहारा उनके पास में, उनकी मौजूदगी में उस तरह खुलकर बात कर रहे हो या बेतकल्लफ ना हो पा रहे हो। लेकिन पता ये चला कि वहाँ जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ जो रवैया था सियासतदानों का वो ज़रा खुश्क था, और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के साथ ज़रा खुली डुली गल हो रही सी, तो हादसे उससे भी निकलते सी। और ये भी पता चला है कि जो जिन सवालात के जवाब जनरल फैज़ हमीद साहब से मांगे जा रहे थे, तो आमतौर पर यह होता है कि दोनों मिलकर ऐसे सवालात का जवाब देते हैं। ये पता ही चला कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो जवाब दे रहे थे या जिनसे वो मुतमिन कर पा रहे थे सियासतदानों को या नहीं कर पा रहे थे, तो जनरल बाजवा साहब उसमें कोई उनकी मदद के लिए पता ये चला है कि आगे नहीं आ रहे थे। जनाब जैसे होता ना कि एक मेरा कोलीग फंस गया हुआ किसी बात पे या निर्गे में आ गया है, तो वो उससे ज़रा थोड़ा सा नहीं कर रहे थे उनको। और फिर पार्लियामानी कमेटी और एजाज सादक साहब की मैं बात अभी बताता हूँ वो क्या मामला हुआ। वो 11 नवंबर को, कल तक तो नहीं बुलाया था, लेकिन आज जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए समरी भेज दी गई है। 11 नवंबर को इजलास होगा और उसमें वही जो मुख्तलिफ बिल हैं, एक तो हमारा गला दबाने का है, दूसरा सियासतदानों का गला दबाने के लिए नैब वाला है और ख़ुद को NRO देना चाहते हैं नैब ऑर्डिनेंस के तहत, और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो डस्के वाले रिपोर्ट है उसने सारा कुछ खोल के रख दिया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर मुख्तलिफ कहते हैं कि कोई 12-14 के करीब वो उसमें बिल जो हैं वो जो पहले सेनेट जो है उसमें मंजूर नहीं हो सके थे, अब ज़ाहिर है फिर उसके लिए कानून जो है कि मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है, उसमें वो आएगा। और तमाम पार्लियामानी पार्टियों के इजलास आज हो रहे हैं। इमरान खान ने अपना बुलाया हुआ है, पीपल्स पार्टी वालों को अपना होगा, नून लीग का भी आज जो अशाइया है ना शहबाज शरीफ का, अपोजिशन के तमाम जिसमें रहनुमा और अरकान जो हैं पार्लियामेंटेरियन वो शरीक होंगे। उससे पहले इन्होंने अपना भी एक इजलास करना है, उसमें यही तय करना है कि इसको ये नाकाम कैसे बनाना है जो बिल शिल लेके आ रहे हैं। तो वो खान साहब जो बनी गल्ला है वहाँ अफरा तफरी इसलिए है कि 20 से पहले यार जितना भी कुछ होना है हो जाए 20 से पहले। लेकिन जो 20 वाले जिन पे वो इन्हिसार कर रहे हैं उनके बारे में पता ये चला है कि वो खामोश हैं। वो कहते हैं भाई मैं तो जा रहे हैं, मैं हूँ इस मौके पर की कर सकता थोड़ी मदद, उनकी तरफ से आप चिट्टा जवाब समझे। अब ये सियासी जंग है, सियासी खालिस्तन ये कायल करें अपोजिशन वाले जो इत्तेहादी हैं या PTI के जो मेम्बरान हैं अरकान हैं उनको कि जनाब ये
जो आइन के मुनाफी हैं, ये जो बिल शेल ला रहे हैं, ये अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं, हमें फंसा रहे हैं। कल में थोड़े गलत फंदा बन सकता, ये हुआ है ये हुआ है। नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी ने बड़े तरले मारे हैं कि जनाब इसको कर लें, कुछ ठीक सीधा पदरा कर लें नैब वाले को कोई, लेकिन वो कह रहे नहीं असी की कीता, जिन्हें खादियाँ गाजर ढिड उन्होंने पीड़ तो गाजर भाजी फिर नहीं भी खादियाँ, तुम तो उन्होंने दसता कि थोड़े ढिड च गाजर पईयां भाजी। ये सारा वो उनको ये समझाने की ज़रूरत है। बहरहाल वो अजलास जुलूस हो रहे हैं और रात को वो कमेटियाँ शमेटियाँ बना देंगे ना यार, सीधी सी बात है। जब कमेटियाँ बना देंगे जनाब तू उन्ना रबता करना तो ना करना, 11 को इन्ने बंदे तू लैके आना, कोई गैप ना हो जाइयो यार अंदर रही हो। इसमें डिफेक्शन क्लास तो लगती कोई नहीं, फ्लोर क्रॉसिंग वाली, क्योंकि आइनी तरमीम तो है नहीं, ये कवानीन है, तो उसमें वो सबकी ज़रूरी है मुश्तरका इजलास में अक्सरियत राय से फ़ैसले होने होते हैं, हाज़िर अरकान की अक्सरियत से, ठीक है ना। उसमें वो 51% भी नहीं चाहिए होते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही वोट दे। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ ना, वो हवा देख के वो कहते हैं ना, एक चावल एक चाह के पूरी देख दा पता लग जाता, उस तरह के मामला कुछ चल रहे हैं। कल जो इजलास था वहाँ ये पता चला है कि कमर जावेद बाजवा साहब जो शाद खान अब्बासी और हमारे शहबाज शरीफ, इनके साथ वो नज़र आ रहा था घुलते मिलते, घुले मिले, ठीक है ना। और पीपल्स पार्टी वालों के साथ भी ज़ाहिर है ठीक था, लेकिन ज़्यादा वो घुले मिले जो नज़र आ रहे हैं ना इसी में, इसलिए तो कायरा साहब कह रहे हैं कि जनाब बैकडोर जो है ना राब्ते आप तोड़े उनके साथ, तो अफवाहें मार्केट में यही हैं। ज़ाहिर तस्दीक हो जाएगी कि जो बड़े बाजवा साहब हैं, बड़े जनरल साहब हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनके साथ किसी हद तक जो मामलात हैं वो हैं कि जनाब आइन और कानून के दायरे में रहें। 20 नवंबर तक फैज़ साहब चले जाएंगे, 20 नवंबर को पेशावर, उस दिन PDM जलसा भी करेंगे वहाँ पेशावर में, एहतजाजी जलसा। और फिर नए जब DGIS से ही आएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या पॉलिसी है। तेल देखो तेल की धार देखो। अब वो बात एजाज सादिक साहब वाली, ये आज़रजाई भाईजान का कल नेशनल डिफेंस डे था, तो इस्लामाबाद में कोई तकरीब थी जिसमें मेहमान खुसूसी थे जनरल नदीम रज़ा साहब, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। वो जो तीनों अफवाज जो हैं अस्करी, यानी बहरिया, फ़ज़ाइया और बर्री फ़ौज, उनके चीफ्स के भी चीफ होते हैं 4 स्टार जनरल, ठीक है ना। असल में वो जब कोई मामलात होते हैं तो कमेटी वही सारे इनको बुला के वो हेड कर रहे होते हैं उस इजलास को, चेयरमैन होते हैं इनके, चेयरमैनों के चेयरमैन, वो उसमें मेहमान खुसूसी थे। वैसे तो नदीम रज़ा साहब का फ़ौज में उस तरह का वो नहीं है कि ISI को में मुदाखलत या उसमें तबादले और कोर कमांडर्स का तयन वगैरह, ये वो तो आर्मी चीफ खुद करते हैं और बहरिया फ़ज़ाइया के अपने करते हैं। बहरहाल लेकिन ये हैं उनके चेयरमैन। तो ये आज़रबाईजान का जो वो था, वहाँ केक काटना था उन्होंने, तो वहाँ कुछ सियासी लोग भी या अहम लोग भी मदऊ थे वहाँ, जैसे कि आपके रहमान मलिक साहब भी थे वहाँ, और वहाँ वो मौजूद थे एजाज सादिक साहब जो साबिक स्पीकर हैं। तो ये ज़ाहिर है वो उनकी जो एक टेबल थी, जो मेहमान खुसूसी की टेबल थी, उनके साथ गवर्नर पंजाब भी थे, वो अपने लगा साथ साथ, और उनके वो आज़रबाईजान के सफ़ीर और दीगर लोग, और बाकी वही टेबल अहम होती है ना, VIP टेबल वही होती है जिसमें बैठा हो मेहमान खुसूसी। वो एजाज सादिक साहब वहाँ बैठे हुए थे, तो उनकी जो जनरल नदीम रज़ा साहब हैं उनकी निगाह पड़ी है एजाज सादिक पर। वो वहाँ से उठे हैं, एजाज सादिक साहब से जाकर स्पेशल मिले जो साबिक स्पीकर हैं MNA नून लीग के, और फिर उनका हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़ कर वो अपनी वहाँ अपने टेबल पर उनको साथ लेकर आए हैं, अपने साथ बिठाया है। और वहाँ एक और वाक़या भी हुआ वो जो बताया गया है वो ये कि वो कुर्सी खाली करवा के गए थे या रखवा के गए थे कि मैं एजाज सादिक को लेने जा रहा हूँ, जिनके लिए कुर्सी लगा दें। वो कुर्सी लग गई। जब वो लेके आए हैं एजाज सादिक को, तो पता ये चला कि रहमान मलिक साहब फिरते फराते आ गए कहीं से, वो आके उस कुर्सी पे बैठ गए। फिर वो खैर एजाज सादिक साहब
के लिए और एक कुर्सी मंगवाई गई, वो उन्हें बैठाया गया। ये अब आगे एजाज सैयद साहब ज़ाहिर है सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी रिपोर्ट है कि उन्होंने फिर एजाज सादिक साहब को फ़ोन किया इस वाक़या के हवाले से। तो उन्हें एजाज सादिक साहब ने ये बताया कि मेरी ये पहली मुलाकात थी नदीम रज़ा साहब के साथ, मेरी कोई मुलाकात ही नहीं थी। वो ज़ाहिर है उन्होंने, मैं स्पीकर रहा हूँ तो वो उन्होंने मुझे पहचान लिया और फिर जो केक काटा है, यानी चौधरी सरवर भी वहाँ थे, एजाज सादिक भी, जनरल नदीम रज़ा भी, ये केक भी इन्होंने वो नेशनल डिफेंस डे का इकट्ठा काटा है। अब जो एजाज सैयद साहब हैं वो इसका जो कर रहे हैं तज्ज़िया, वो यही कर रहे हैं कि जनाब उनके साथ कुर्बतों की हवा चल पड़ी है, तो छोटे छोटे वाक़यात जो हैं उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है। बहरहाल ये एक वाक़तन ऐसा हो सकता है कि ऐसा जो वो कह रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि महज एक इत्तेफाक हो जनरल नदीम रज़ा साहब और ये, हाँ, एजाज साहब ने उन्हें कहा है कि आप लोगों की इज़्ज़त करते हैं इसलिए लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, इस तरह की बात शायद कोई ये ज़ाहिर है फिर वो एक दूसरे को कहने होते हैं ना, वो ठीक है, मामला ठीक नहीं, सब ठीक है, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, थोड़ी थोड़ी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। ये सारा कल वाला जो वाक़या था वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और फिर सियासी माहौल गर्म, अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसला करने की तौफ़ीक दे हमारे हुक्मरानों को भी। बहरहाल वहाँ एक हलचल सी है बनी गल्ला में, ये जो खबरें हम तक पहुँच रही हैं, ये रिपोर्टें उन तक भी पहुँच रही होती हैं। जो खान साहब हैं उसमें थोड़ी सी बात को सेंसर कर देते हैं। बहरहाल अब अल्लाह खैर रखेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी नए विला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।